हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। इकोनॉमिक्स सर्वे 2021-2022 की सीरीज में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे कर रहे हैं चैप्टर वाइज डिटेल एनालिसिस इस सर्वे का। अभी तक हम चैप्टर 1 को पूरा कर चुके हैं, आपने तीनों पार्ट्स उसके देखे होंगे। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 बात करता है फिस्कल डेवलपमेंट्स पे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह से सरकार की अर्निंग्स हो रही है, क्या सरकार के एक्सपेंडिचर्स हैं। डिसइन्वेस्टमेंट पे काफ़ी ज़्यादा जोर इस चैप्टर में डाला गया है, काफ़ी ज़्यादा इस बात पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि डिसइन्वेस्टमेंट सरकार कैसे कैसे कर रही है। यहाँ पे नॉन कैपिटल डेफिसिट्स की बात की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि किस तरह से जो एसेट्स के नाम पे सरकार के पास पीएसयूज की एक मेजर पार्सल ऑफ लैंड है, उसे किस तरह से मोनेटाइज किया जाएगा। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट है हम वही करेंगे। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि सर्वे में हम जितने भी चैप्टर्स हैं सारे कवर करेंगे, और इन चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट उसमें फैक्ट्स हैं या उससे रिलेटेड कोई भी ऐसी हम कहें इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, हम यहाँ पे उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको मेरे हर वीडियो के पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। आप मुझे @कपिलसिक्का ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं फिस्कल डेवलपमेंट की। चैप्टर बात करता है फिस्कल डेवलपमेंट की। फिस्कल मतलब वित्तीय, डेवलपमेंट मतलब सरकार यहाँ पे ये बताना चाह रही है कि पिछले 1 साल में उसका वित्तीय विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे उसने सोर्स ऑफ अर्निंग को बढ़ाया, कैसे उसके टैक्स बॉयंसी वापस आई। कोविड का टाइम था, सरकार के टैक्सेशन काफ़ी कम हो गई थी, टैक्स कलेक्शन कम था, साथ ही साथ सरकार का एक्सपेंडिचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टेट ऑफ इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट की बात की। हमने देखा कैसे सरकार इस समय होवर अराउंड कर रही है लगभग 6 to 6.5% ऑफ डेफिसिट। साथ ही साथ हमने ये भी चर्चा की थी कि एफआरबीएम एक्ट क्या ऑब्जेक्टिव रखता है, क्या उसका टारगेट है और किस तरह से भारत सरकार उस टारगेट को मीट करेगी। यहाँ पे सरकार कह रही है, अगर हम फिस्कल फ्रंट की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा सा रिस्ट्रेंट था Q1 में, लॉकडाउन का काफ़ी समय था। उसके बाद में चीज़ें जो हैं ठीक हुई, रेस्ट्रिक्शंस चल रहे थे, कंटेनमेंट जोन में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो कंटेनमेंट जोन में आ गए, तो सरकार का खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, सरकार वेट एंड वॉच पे थी। इसके बाद जैसे ही Q3 आया, हेल्थ रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस ओपन होने लगी, ईजिंग अप होने लगा, सरकार का जो खर्चा है वो वापस से बढ़ने लगा। इसी के साथ साथ सरकार ने यहाँ पे न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी और एसेट मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी को इंट्रोड्यूस किया, जहां पे सरकार ने अपना कमिटमेंट को रीअफर्म किया कि किस तरह से हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। हमारी बहुत सारी ऐसी पीएसयूज हैं जो सिक हैं, यानी वो कुछ अर्निंग्स नहीं दे रही, वो लाइबिलिटीज़ बन चुकी हैं। उन लाइबिलिटीज़ को कैसे यहाँ निपटाया जाएगा, यहाँ पे सरकार एग्जाम्पल देती है एयर इंडिया का। सरकार कह रही है, आपने देखा किस तरह से हमने एयर इंडिया को टाटा सन्स को बेच दिया और हमने इससे अपनी लाइबिलिटीज़ को तो कम किया ही किया, साथ ही साथ एविएशन सेक्टर में कोई लॉस नहीं होने दिया। टाटा सन्स जो है या टाटा एंटरप्राइजेज जो है वो उसको वापस से रिफॉर्म करके रिवाइव करके एयर इंडिया को टाटा एयर के साथ चलाएंगे या विस्तारा के साथ चलाएंगे, वो जैसा भी टाटा का डिसीजन है। लेकिन फाइनली यहाँ पे ये है कि एविएशन सेक्टर को लॉस भी नहीं हुआ और सरकार अपनी लाइबिलिटी से भी अब बच गई। इनफैक्ट प्राइवेटाइजेशन और स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के साथ सरकार ने उसमें से अपना पूरा स्टेक निकाल लिया और फुल फ्लेज्ड कंपनी जो है वो आगे किसी और को दे दी। तो यहाँ पे एग्जैक्टली सरकार ने कहा कि किस तरह से सरकार यहाँ पे ड्यूटी बाउंड है कि वो पब्लिक एक्सपेंडिचर का भी ध्यान रखे, वो अपने लाइबिलिटीज़ का भी ध्यान रखें, लेकिन जब बात आए मार्केट इकोनॉमी की तो वो डिस्टॉर्ट ना हो पाए। कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन की तरफ तो चीज़ें जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक रेगुलेशन है सरकार का वो बना रहे। इसी में सरकार बात करती है, सर्वे में बात की जाती है रेवेन्यू कलेक्शन की। तो गवर्नमेंट यहाँ पे कह रही है रेवेन्यू कलेक्शन, देखिए स्टार्टिंग में तो सबको पता है कि बहुत अच्छी फिस्कल पोजीशन हमारी नहीं थी, लेकिन नवंबर 2021 आते आते हमारी फिस्कल पोजीशन जो है वो बेटर हो गई। बॉयंसी देखी हमने रेवेन्यू कलेक्शन में और साथ ही साथ एक्सपेंडिचर एलोकेशन भी अकॉर्डिंगली बढ़ा। इस तरह से गवर्नमेंट यहाँ कह रही है या फिर सर्वे कह रहा है कि रेवेन्यू रिसीट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, मतलब जो पेस ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा उछाल आया है। रेवेन्यू रिसीट सरकार की बड़ी हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है, अगर हम जीएसटी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। आपने देखा यहाँ पे टैक्स कलेक्शन लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास 6-7 महीने का पहुँच रहा था, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है जीएसटी का, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का। साथ ही साथ एवरेज मंथली ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो वो भी गवर्नमेंट का बढ़ता जा रहा है। 1 से 1 to 1.19 लाख करोड़ हम एवरेज मंथली कलेक्शन पे आ चुके हैं। यानी जो डिपार्टमेंट रेवेन्यू का कहना है कि यहाँ पे मंथली कलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टिमुलस अनाउंसमेंट की बात सर्वे करता है कि सरकार ने कुछ स्टिमुलस अनाउंसमेंट किए थे। आपको पता है इकॉनमी जो है वो एक शॉक में थी, मतलब एक एक्सटर्नल शॉक लगा, एक ऐसा सिनेरियो आ गया जिसे हम ब्लैक स्वैन मूवमेंट कहते हैं। यानी
यहाँ पे जो मोमेंट था ये एक तरह से सरकार फोर्स ही नहीं कर रही थी, किसी भी वर्ड के किसी भी पर्सन ने, किसी भी गवर्नमेंट ने इसे फोर्स ही नहीं किया था। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो अचानक से आ जाए जो हम फोर्स ही ना कर पाएँ, जिसको लेके हम प्रिपेयर्ड नहीं है, ये वही ब्लैक स्वन मूवमेंट था। अब इसमें क्या हुआ कि कुछ एडिशनल रिलीफ चाहिए था, तो सरकार ने यहाँ पे एक स्टिमुलस पैकेज जो है वो अनाउंस किया था कोविड रिलीफ के चलते। लोन गारंटी स्कीम दी गई, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम दी गई, साथ ही साथ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम दी गई, टूरिस्ट गाइड्स और स्टेक होल्डर्स के लिए सरकार यहाँ पे कुछ स्कीम्स लेके आई है। साथ ही आप देखेंगे फ्री 1 मंथ टूरिस्ट वीज़ा 5 लाख टूरिस्ट को दिया गया, एक्सटेंशन किया गया आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का, एडिशनल सब्सिडी दी गई आपके फार्मिंग सेक्टर में, पीएके और डीएपी जो डैप रिलेटेड और जो पीएंडके रिलेटेड जो आपकी यहाँ पे फर्टिलाइजर्स है उस पर एडिशनल सब्सिडी प्रोवाइड की, यानी फार्मर को बेनिफिट हुआ। फ्री फूड ग्रेन दिया गया प्रधानमंत्री योजना के तहत। देन उसके बाद न्यू स्कीम दी गई पब्लिक हेल्थ के लिए और क्लाइमेट को भी एड्रेस करने के लिए यहाँ पे स्कीम्स लाई गई। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन का रिवाइवल किया गया। साथ ही साथ आप देखेंगे एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कवर दिया गया, पीपीपी मॉडल पे भारत नेट ब्रॉडबैंड जो है ईच विलेज में ले जाने की बात की, यानी डिजिटल पेनिट्रेशन को बढ़ाने की बात की, अदरवाइज लोन गारंटी की बात की, जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की बात की और फूड सिक्योरिटी की बात की। तो आप कह सकते हैं कि सरकार ने इस कोविड में होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की थी, ऐसा सर्वे हमें बताता है। साथ ही साथ प्रोडक्शन लिंक स्कीम को यहाँ पे रिवाइव किया, प्रीवियस चैप्टर में इस बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का एक्सटेंशन यहाँ पे जैसे अभी हमने देखा किया गया। बाकी सरकार थोड़ी सी चिंतित थी या सर्वे भी इस बारे में चर्चा कर रहा है कि ग्लोबल प्राइसेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए ऑयल के, तो ऐसे में हमारे रेवेन्यू सोर्सेज पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ेगा। देखो आपने देखा जैसे जैसे ग्लोबल प्राइसेस जो है ऑयल के बढ़ते जाएंगे, ऑयल जो है देश में महंगा होता जा रहा है, ऑयल का कंजप्शन हाई है, इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। ऐसे केस में अगर हम सारा इंपोर्ट ऑयल का हम करते हैं और ऑयल के प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो इससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो इकोनॉमी पे बढ़ने लगेगा। इनफैक्ट सर्वे ये बात कह भी रहा है कि जब हम इस बारे में लिख रहे थे, जब ये सर्वे जनवरी में लिखा जा रहा था, तब हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो ऑलमोस्ट 6% CPI टच कर रहा था। तो उसके लिए RBI और गवर्नमेंट जो है इस बात को लेकर थोड़ी सी चिंतित है और सतर्क भी है कि कैसे हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट सरकार कह रही है कि हमारी जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल और डीजल पे उसको कम करके हमने लोगों को यहाँ बेनिफिट दिया। सो अल्टीमेटली सरकार ने कुछ टैक्सेस को फॉरगो किया, कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स को फॉरगो किया और साथ ही साथ एडिशनल बेनिफिट जो है यहाँ पे पॉपुलेशन को मिला। इन्फ्लेशन कंट्रोल भी किया गया, प्राइसेस जो हैं वो भी कंट्रोल में रखे गए। और ये सब कुछ कैसे हुआ आपको याद होगा, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था अजाइल फ्रेमवर्क से। सरकार कह रही है हमने एक फीडबैक पॉलिसी मैकेनिज्म बनाया, हम उस फीडबैक पॉलिसी मैकेनिज्म से लोगों से जानते रहते हैं कि किस तरह से हमें और चेंजेस करने चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन जो भी फीडबैक हमारे पास आ रहा है हम वैसे पॉलिसी चेंजेस लेके आ रहे हैं। अच्छा, 2021-2022 के कुछ एस्टिमेट्स आए हैं जिसमें देखा गया कॉर्पोरेशन टैक्सेस इनकम ऑन इनकम एंड अदर देन कॉर्पोरेशन टैक्स, देन कस्टम टैक्स, यूनियन एक्साइज और GST। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से एक बहुत बड़ा जो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन है उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस का बहुत बड़ा रोल है। देन उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स का आप देखेंगे काफ़ी बड़ा रोल है। देन उसके बाद इनकम टैक्स का आप देखेंगे रोल थोड़ा सा छोटा है, लेकिन हाँ इनकम टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेके आता है ना। तो ये तीनों चीज़ें आप देखेंगे मोर और लेस पैरेलल हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स आता है और फिर कस्टम आता है, तो कह सकते हैं सबसे ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस हम लेके आ रहे हैं, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स हम काफ़ी ज़्यादा सरकार को मिल रहे हैं। और देन उसके बाद आपका आता है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन योर कॉर्पोरेशन टैक्स, तो इनकम टैक्स जिसे आप कहते हैं। तो लगभग कह सकते हैं कि 3/4 जो टोटल टैक्सेस का है उसमें से लगभग मतलब 3/4 से ज़्यादा जो है वो इन टैक्सेस से आ जाता है। बाकी सरकार छोटे छोटे टैक्सेस से कस्टम वगैरह से अपनी अर्निंग करती रहती है। इसके बाद यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया जाता है नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। सरकार कह रही है हमने इस बार खासा जोर दिया है। अब नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स हमारी काफ़ी हुई है। नॉन डेट मतलब ऐसा हमारा पैसा जो वापस आया जो डेट रिलेटेड नहीं था, डेट कंपोनेंट नहीं था। तो अगर हम बात करें नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स की, तो इसको आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। दो तरह के नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स होती हैं। एक होती है रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस। सरकार ने स्टेट्स को एडवांसेस दिए हैं। आपको याद होगा कि FRBM में ये भी कहा गया कि स्टेट्स जो एक्सटर्नल बोरिंग ना करें, सरकार से ही पैसा लें, RBI से पैसा लें WMA के तहत, ठीक है, तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस के तहत। तो यहाँ पे ये भी सरकार कह रही है फिर से कि देखिए नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स में एक तो होता है रिकवरी एंड ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, दूसरा है मिसलिनियस कैपिटल रिसीट्स। अब जब नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स की बात हो रही है तो सरकार यहाँ पे कह रही है कि हमारी मिसलिनियस कैपिटल रिसीट्स में अच्छी कमाई होगी। कैसे अच्छी कमाई होगी भाई? मिसलिनियस कैपिटल रिसीट्स में आता क्या है? मिसलिनियस कैपिटल रिसीट्स में सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट से आने वाला पैसा आता है।
देखिए रिकवरीज ऑफ लोन्स तो ठीक है, एडवांसेस ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो सरकार इतना कुछ मोनेटाइजेशन कर रही है, जो भी यहाँ पे एसेट्स बेच रही है, तो उससे जो प्रोसीड्स आएगी उसको आप मिसलिनियस कैपिटल रिसीट्स में डालेंगे और उसको हम प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो सरकार कह रही है कि हमने 3-4 तरह के डिसइन्वेस्टमेंट किए हैं। एक तो हमने डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स लिए, किसी कंपनी में 10% बेच दिया, किसी में 15% बेच दिया। एक हो गया स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, जहां पे सरकार ने कहा कि हमने स्ट्रैटेजिकली डिसइन्वेस्ट कर दिया, मतलब हमने अपना पूरा शेयर लगभग छोड़ दिया। हमने उसमें अपने जो इंपॉर्टेंट, मतलब आप कहें मेजॉरिटी शेयर्स तो उसको छोड़ के हम माइनॉरिटी स्टेक होल्डर बन गए, या फिर हमने कंप्लीटली उस कंपनी को किसी और को बेच दिया। तीसरा है हमने उस पीएसयू की लिस्टिंग कर दी, जैसे एलआईसी के लिए सरकार तैयार हो रही है। और चौथा है कि बोनस शेयर हमने इशू करके अपनी जो लायबिलिटीज हैं वो कम कर ली, यानी औरों को हमने ज़्यादा शेयर दे दिए, जो बाकी इन्वेस्टर्स थे उनको बोनस शेयर देके उनका जो स्टेक होल्डिंग है वो हमने बढ़ा दी, अपनी स्टेक होल्डिंग कम कर ली। तो सरकार कह रही है इस तरह से हमारे पास जो इनकम जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहा है, तो हम इस इनकम जनरेशन पर थोड़े डिपेंडेंट भी हो रहे हैं। हमारा मेन सोर्स रहा है नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स का, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोन से और एडवांसेस से हमारे पास कोई पैसा आ नहीं रहा, हमने कोई ऐसा तो लोन बांटा नहीं, हम तो खुद ही आरबीआई से लोन लेके बैठे हुए हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे सरकार कह रही है कि नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स के क्या क्या पार्ट्स हैं, बता देंगे 2 पार्ट्स हैं। एक है रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस, दूसरी है मिसलिनियस कैपिटल रिसीट्स। मिसलिनियस कैपिटल रिसीट्स में सर कह रहे जो सरकार है वो ये कह रही है कि हमने यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू काफ़ी पैसा कमाना है, ठीक है। तो बजट एनविसाज कर रहा है कि लगभग 1,88 करोड़ के हम, या 1.88 लाख करोड़ के हम यहाँ पे नॉन डेट कैपिटल रिसीट से हम अर्निंग या फिर हमारी रिसीट्स जो हैं वो रहेंगी। अब इसके लिए देखिए एक बॉक्स पूरा प्रॉपर दिया गया है कि सरकार की डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी कैसी चली है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना 2 अलग अलग डायरेक्शंस में चली। जैसे ही देश आज़ाद हुआ था हमने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, वहाँ पे हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बदले, हम नेशनलाइजेशन की तरफ बढ़े। हमने टाटा एयरलाइंस को हमने पहले नेशनलाइज किया, हमने बाकी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज किया। ये क्यों था? क्योंकि सरकार उस समय जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में ऐसा कर रही थी। ओवर द टाइम आपने देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट के एम्बिट में चला गया। 1980s आते आते जो इंडस्ट्रीज़ है हमारी काफ़ी ज़्यादा सिक यूनिट बन गई, या फिर हमारे जो पीएसयूज़ हैं वो वाइट एलिफेंट बन गए। सरकार को लगने लगा कि नहीं, भारत सरकार का काफ़ी पैसा या हमारे टैक्स पेयर का काफ़ी पैसा इन पीएसयूज़ को मेंटेन करने में चला जाता है। इसी के चलते हमने 91 में एलपीजी पॉलिसी को अपनाया, और उस एलपीजी पॉलिसी को जो हमने 91 में अपनाया वो अभी तक हमारी स्ट्रैटेजिक या फेज मैनर में डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। 2014 में सरकार कह रहे हैं कि हमने अपनी डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को रिन्यू किया और हमने स्टेक सेल करने शुरू किए बड़ी बड़ी पीएसयूज़ में, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HPCL को हमने बेच दिया, RECL में हमने अपने स्टेक्स बेचे, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में, हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कोऑपरेशन में। आप देखेंगे कि जो ऐसी पीएसयूज़ थी जो सरकार को बहुत ज़्यादा, या फिर आप कहें कि सरकार के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि देखो कहा जाता है कि गवर्नमेंट का कोई बिजनेस नहीं होता कि वो बिजनेस में रहे, सरकार का काम होता है कि वो टैक्सेस कलेक्ट करे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। तो सरकार कह रही है ऐसी जो पीएसयूज़ थी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं थी, या फिर जिसको चलाने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, हमने उन सबको तो पहले उठा के डिसइन्वेस्ट किया। उसके बाद जो हमारी सक्सेसफुल कंपनीज थी उनको हमने स्टॉक मार्केट पर लिस्ट करना शुरू किया। जैसे कि आप देखेंगे IRCTC का काफ़ी सक्सेसफुल लिस्टिंग देखी गई, कोचिन शिपयार्ड की, हुडको की, GIC की, नेशनल एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की, रेलटेल की काफ़ी अच्छी आपने यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इनकी लिस्टिंग देखी। अब कहा जा रहा है कि LIC के लिए एक बम्पर लिस्टिंग के लिए सरकार तैयार है। लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि कब LIC के स्टॉक्स हैं और कब हम खरीदें। तो सरकार ने कहा कि हमें इसको करना ज़रूरी था, क्योंकि हम सेल्फ रिलायंट इंडिया की तरफ फोकस कर रहे हैं। हमारा जो फोकस है वो सेल्फ रिलायंस पे है। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ये भारत जो है सेल्फ रिलायंट बनेगा। यहाँ पे जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन होगा उसको भी एनकरेज किया जाएगा। इसी के साथ साथ आपने देखा कि सरकार ने अभी 4 फरवरी 2021 यानी पिछले साल न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी लेके आई है सरकार आत्मनिर्भर भारत के लिए। इसको नोटिफाई किया गया था। इसमें क्या क्या किया जा रहा है? इसमें पब्लिक सेक्टर कमर्शियल एंटरप्राइज को क्लासिफाई किया गया 2 तरह से, या तो वो स्ट्रैटेजिक है या वो नॉन स्ट्रैटेजिक है, डिपेंडिंग अपॉन अगर वो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या फाइनेंशियल सर्विसेज जो भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे एटॉमिक, ट्रांसपोर्ट, पावर, बैंकिंग एक्सेट्रा जो है वो आपके क्रिटिकल या फिर स्ट्रैटेजिक में रखा गया, और इनको अकॉर्डिंगली जो है उनका मोनेटाइजेशन या इनका डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अब इनसे आने वाला पैसा कहाँ जाएगा?
सरकार ये बात 2 साल से हमें बता रही है कि इससे आने वाला पैसा जो है वो हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में डालेंगे। अब ये क्या है, ये लगभग 111 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन मतलब कि कुछ एक प्रोजेक्ट्स की हमने लिस्ट बना ली है, वो सोशल प्रोजेक्ट्स भी हैं, वो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स भी हैं, वो दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स भी हैं, वो हाईवे प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो उन प्रोजेक्ट से क्या करेंगे, हम भारत के डेवलपमेंट की तरफ देखेंगे। तो इसके लिए एक NIP टास्क फोर्स बनाई गई है जो 2020-2025 5 साल के अंदर अंदर जो भी पैसा डिसइन्वेस्टमेंट से आएगा वो सब यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा। और इससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग होगी, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, लोगों को बेनिफिट मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ आपने देखा एसेट मोनेटाइजेशन जो कि बजट में लाया गया था, उसमें नीति आयोग के कंसल्टेशन से इसका पूरा रोड मैप डेवलप किया जा रहा है, जिसमें रोड्स, रेलवे, शिपिंग, एविएशन, पावर, टेलीकॉम, वेयर हाउसिंग, सारी चीज़ों को सरकार यहाँ पे डेवलप कर रही है। अब यहीं पे सरकार का एक मैंडेट भी है एसेट मोनेटाइजेशन में, जिसमें सरकार इन सब चीज़ों को बहुत थॉरोली, जैसा मैंने आपको बताया, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि सरकार कैसे इसको कर रही है। कई जगह सरकार या तो कंप्लीट फेज आउट हो रही है, मतलब कंप्लीट डिसइन्वेस्ट कर रही है, कई जगह पे सरकार जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू कर रही है, या फिर कई जगह पे आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डेवलप किया जा रहा है। इन्वेट में क्या होगा, इन्वेट में लोगों को भी बुलाया जाएगा कि आप भी इन्वेस्ट कीजिए, हम भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ पे सरकार कह रही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ हम इसको कर रहे हैं। अच्छा, जब बात आती है कि ये करता कौन है, कौन सा मंत्रालय है, कौन सा डिपार्टमेंट है जिसके अंडर ये सब रहता है, तो इसके लिए याद रखिएगा इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहती है डाइपैम के पास। डाइपैम क्या है, डाइपैम है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। इसका काम क्या रहता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट इक्विटी को डाइवेस्ट करती है, पैसे को मैनेज करती है, मोनेटाइजेशन करती है, स्टेक सेल्स करती है, कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग करती है। ठीक है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इक्विटी के मैटर्स होते हैं इनको ये सब देखती है। डाइपैम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। याद रखना, जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उसमें डाइपैम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अच्छा, डाइपैम के साथ साथ इस बार का सर्वे एक और बात कर रहा है, वो कह रहा है कि हमने नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन को बनाने की बात की है। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आपने देखा कि बजट अनाउंसमेंट में भी आया था नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन। इसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, ये 100% गवर्नमेंट ओन एंटिटी है, और इसके पास एक ऑथराइज कैपिटल है 5000 करोड़ की, और एक शेयर कैपिटल है 150 करोड़ की। फंड आ गया, हम ये समझ लेते हैं। ये एक एसेट मैनेजर की तरह बनेगा। जैसे कि मैंने कहा, जैसे जैसे सरकार की जो PSUs हैं, अब आप सोचिए कि जब BSNL MTNL का प्राइवेटाइजेशन होगा तो आपने देखा होगा आपकी सिटीज़ में या क्रॉस द कंट्री BSNL MTNL के पास बहुत बड़ा एक लैंड पार्सल बैंक है, लैंड बैंक है, और वो लैंड एरियाज़ ना बहुत पॉश एरियाज़ में, जिसके आज मार्केट वैल्यू 1000 करोड़ में है। बहुत सारे ऐसे सरकारी ऑफिसेज हैं जो बहुत ही कैपिटल आपकी कंट्री के या फिर आपकी सिटीज़ के काफ़ी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव लोकेशंस पे बसे हुए हैं, वहाँ वो, और सब सरकार उनको ओन करती है। तो जब सरकार इन एसेट्स को सेल कर रही है तो एक लैंड बैंक जो है वो खाली हो रहा है। ठीक है, सरकार बिजनेस सेल कर रही है और वहाँ पे एक लैंड बैंक खाली हो रहा है। तो ये जो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन बनाई जाएगी, ये एसेट मैनेजर रहेगी इस तरह की लैंड की। जितनी भी लैंड सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के पास है, ये उन लैंड को फर्दर उनको मोनेटाइज करेगी, उन लैंड सरकार के नाम पे मैनेज करेगी, उसमें इन्वेस्टमेंट्स लेके आएगी, उसको लीज करेगी, रेंट पे देगी, कुछ भी हो सकता है ना। अब देखिए कि सरकार का कोई एक बहुत बड़ा एकरेज में कोई ऑफिस है, कोई सिटी के सेंटर में, ये हो सकता है उसको किसी रियल एस्टेट डेवलपर को लीज पे दे दे, जिससे एक कांस्टेंट रेवेन्यू सरकार करती रहे। तो आइडिया बस यही है कि ये जो एसेट्स हैं अब ये किसके पास जाएंगे, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन के पास, जो लैंड पार्सल्स हैं, और वो अपने हिसाब से इसको डिस्पोज ऑफ करेगी। वो फ्री रहेगी कि वो इसको डेवलप भी कर सकती है, कमर्शियल रेजिडेंशियल पर्पज के लिए भी डेवलप किया जा सकता है। हो सकता है कि सरकार के और इंपॉर्टेंट ऑफिस के लिए वो किया जा सके। मतलब इस कंपनी या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन के पास रहेगा, कॉर्पोरेशन के पास रहेगा, किस तरह से लैंड को मोनेटाइज करना है। यही सब जानना था चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 का एक अगला पार्ट आएगा, उसमें बाकी के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे आगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।